Hello everyone, my name is Zaib Sheikh. I have secured All India rank 225 this year in UPSC Civil Services. ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है नूरी एकेडमी के ज़रिए और इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा यूपीएससी का जर्नी और बुक लिस्ट और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगा उससे रिलेटेड सारी चीज़ें. First of all, a brief introduction about myself. My name is Sheikh Mohammed Zaib Zakir. I belong to Ahmednagar district of Maharashtra. I have done my schooling from Sacred Heart Convent High School in Ahmednagar itself. After that, I did my BTech in Mechanical Engineering from VGTI Mumbai. और उसके बाद जो है मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. मैंने कोई कंपनी में जॉब वगैरह नहीं किया क्योंकि मुझे फाइनल ईयर में ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है. इसलिए जस्ट आफ्टर आई ग्रेजुएटेड इन 2014 आई शिफ्टेड टू हज कमेटी ऑफ इंडिया. हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में एक एंट्रेंस टेस्ट कराता है जिसके बेसिस पे वो कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं एंड देन दे कोच देम. तो वहाँ पे मैंने अपनी बेसिक कोचिंग की है. वहाँ पे लाइव वीडियोस के थ्रू जीएस मेंटर्स क्लासेस है दिल्ली के, जहाँ पे जुल्फ़िकार सर, अयाज सर जैसे टीचर्स के थ्रू मैंने कोचिंग ली है, बेसिक कोचिंग, जहाँ पे मेरे नोट्स बने. तो 2015 में आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस वाज द फोर्थ अटेम्प्ट. ये फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया है इस एग्ज़ाम को और मेरा 225 रैंक मिला है. और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने चारों अटेम्प्ट में मेंस लिखे हैं. चारों अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई मिस्ड बाय अराउंड 49 मार्क्स. सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई करने से मुझे 22 मार्क्स कम थे. थर्ड अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई करने में मुझे 9 मार्क की कमी रह गई और इस बार फाइनली मुझे जो है सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट में मेरा नाम है. तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली मैंने इम्प्रूवमेंट किया है. पहले 50 मार्क्स, देन 20 मार्क्स, देन 9 मार्क्स एंड देन फाइनली सिलेक्शन. तो ये इससे आपको यू कैन सी दैट नॉट जस्ट सिलेक्शन बट इम्प्रूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट. आपका अगर सिलेक्शन ना भी हो रहा हो और आपके पास पेशेंस है और आप कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप मोटिवेटेड हो, तो डेफिनेटली आज ना कल आपका सिलेक्शन होना ही है. बस आपको हार्ड वर्किंग होना है और आपको करेक्ट डायरेक्शन में मेहनत करनी है. सेकेंडली मेरा जो ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी था पहले 3 अटेम्प्ट में. उसके बाद जो है इस बार मैंने ऑप्शनल चेंज करके मेरा ऑप्शनल फिलोसफी रखा. तो पहले 3 बार मुझे सफलता नहीं मिली ज्योग्राफी में. हालांकि मेरा स्कोर अच्छा आया था. लास्ट टाइम आई स्कोर्ड अराउंड 270 मार्क्स विच वाज गुड इनफ. सिलेक्शन के लिए वो काफ़ी था. लेकिन मुझे जीएस में, जनरल स्टडीज़ में कम मार्क्स थे और ऐसे में भी अबव एवरेज मार्क्स थे. तो इसलिए आई चेंज्ड फ्रॉम ज्योग्राफी टू फिलोसफी. So you can see that when some things are not working for you, you have to change your strategy. You have to be flexible, you have to be dynamic. अगर आप इस चीज़ को ईगो पे ले लोगे कि नहीं मुझे ज्योग्राफी से ही करना है, मैंने 3 साल ज्योग्राफी पढ़ा है तो मैं ज्योग्राफी से ही सिलेक्शन लूँगा, तब आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है. तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. यू हैव टू हमारे लिए गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टारगेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि मैं इसी से करूँगा, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है तो मैं यही करूँगा. तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि बुक लिस्ट बता दीजिए, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसे करनी है ये बता दीजिए. तो देखिए, मोर इम्पोर्टेंट इज़ नॉट द बुक लिस्ट बट हाउ यू रीड दोज बुक्स. It is much more important how you make notes out of those books and how you revise them. जैसे आपको पता होगा कि 759 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है. उसमें बहुत सारे बुक्स जो है वो कॉमन होंगे, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट भी होंगे. बहुत सारे लोगों के जो नोट्स हैं वो अलग अलग कोचिंग क्लासेस के होंगे. तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि नोट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो. जैसे बेसिक बुक्स है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज. देन यू हैव इकोनॉमी के लिए मैंने तो कोई बुक रेफर नहीं की है, मैंने जुल्फिकार सर के नोट्स पढ़े हैं. साइंस एंड टेक के लिए अयाज सर के नोट्स. तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं. लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार आप इसको रिवाइज करो, बार बार आप टेस्ट सीरीज करो सो दैट आपका रिविजन हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए. तो जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, इट्स मच मोर अबाउट रिविजन rather than reading a lot of sources.
तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा रिवाइज करना होगा। एक बुक को आपको कम से कम 6-7 बार पढ़ना होगा। लक्ष्मीकांत जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 7 से 8 बार पढ़ी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद हर अटेम्प्ट में जो है मैंने उसको 3 से 4 बार रिवाइज किया है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। और जहाँ तक मेंस की बात है, उसमें आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जो है डेली आंसर्स लिखने होंगे। नॉलेज बहुत लोगों के पास है, हार्ड वर्क करने के लिए बहुत लोग रेडी है, लेकिन जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है चीज़ें वो करो। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात है कोचिंग की एंड ऑल, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऐसा कोचिंग नहीं ली है। मैं हज कमेटी में था, वहाँ से इनडायरेक्टली हमको लाइव वीडियोस के थ्रू कोचिंग होती थी। और उसके बाद जो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया कोचिंग एंड सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग में मैं 2 से 3 साल रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर की वजह से जो मेरे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे ऑलरेडी जो इंटरव्यू दे चुके हैं वो सारे स्टूडेंट्स थे। तो ये सारी चीज़ें हेल्प की, और मैं उनके ज़रिए मैंने जो है प्रिपरेशन अपना आगे बढ़ाया। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू दैट कोचिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, बेसिक कोचिंग आप कर लो कोई भी इंस्टीट्यूट से, उसके बाद जो है वो आपकी खुद की मेहनत है। और जहाँ तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कंसर्न है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए आपको जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, हमदर्द स्टडी सर्कल है, जामिया हमदर्द है रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, मानू हैदराबाद में। तो ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इनका एंट्रेंस एग्जाम साल में एक बार होता है। इसका डिटेल्स आपको इनके वेबसाइट से मिल जाएगा। तो इनके वेबसाइट्स पे जाकर आप इनका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न देखिए, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। वंस यू क्लियर दिस एग्जाम एंड यू आर शिफ्टेड टू दैट इंस्टीट्यूट, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आप उन स्टूडेंट्स में रहोगे, उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और आप ऑटोमेटिकली अपने गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम मेरे ख्याल से मई या जून में होता है। जामिया मिलिया जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे भी अगस्त या सितंबर में होता है। तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए उसके वेबसाइट पे, या आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। टाइम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, द नंबर ऑफ आवर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज आप उस घंटे में उसने टाइम में कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, और सेकेंडली आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हो या नहीं। तो जब डेली बेसिस पे आप अपना एक टारगेट सेट करो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, और आप उसको अचीव करो। और टारगेट जो सेट करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टारगेट कितना सेट करना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बहुत कम टारगेट सेट करते हैं, 3-4 घंटे में टारगेट अचीव करते हैं और कहते हैं कि मेरा आज का पढ़ाई तो हो गया। और कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इतना एम्बिशियस टारगेट सेट करते हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी एक दिन में नहीं कर सकता है उतना। इतना हाईली एम्बिशियस टारगेट वो सेट करते हैं। तो टारगेट जो है वो स्लाइटली चैलेंजिंग होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि आप 8 से 9 या 10 घंटे में उस टारगेट को अचीव कर सके, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए वो चैलेंजिंग भी हो। सो दैट जब आप रात में, जब आपका टारगेट अचीव हो चुका है, तब आपको एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई, और एक आप सुकून से आप एक जाके बेड पे ये बोल सके कि हाँ, मैंने आज मेहनत की है और मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन है। तो डेली का टारगेट टर्न होता है मंथली के टारगेट में, वीकली टारगेट्स में, वीकली टारगेट्स टर्न होता है मंथ के टारगेट में। और जब ये सारे टारगेट्स आपके अचीव होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रियलाइज करोगे कि आप एक वर्चुअस साइकिल में एंटर कर चुके हो, और आप जो है वो ऑटोमेटिकली आपको फील होने लगता है कि हाँ, मेरा तो हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, बिकॉज मैं कंपटीशन में कहीं ना कहीं लोगों से आगे हूँ, क्योंकि मैंने टारगेट्स कंसिस्टेंटली अपने अचीव किए हैं। ठीक है। तो ये बेसिक जर्नी थी मेरी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की कोचिंग, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, और मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। कल ही यूपीएससी ने मार्क्स रिलीज़ किए हैं। यूपीएससी के जो मार्कशीट है उसमें मुझे ऑप्शनल जो मेरा फिलोसफी है उसमें 283 मार्क्स आए हैं, और जीएस में मुझे 412 मार्क्स है, और इंटरव्यू में यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट में आई गॉट 179 मार्क्स। तो ये मेरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा अगर जो भी आपको क्वेश्चंस है
तो आप लोग पूछिए, मैं यहाँ पे कमेंट्स देख रहा हूँ, मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। उर्दू से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल आप उर्दू से तैयारी कर सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिन लोगों ने इस बार उर्दू ऑप्शनल रख के क्वालिफाई किया है, और कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कम्प्लीटली उर्दू में प्रिपरेशन किया है, यानी कि जनरल स्टडीज़ भी उर्दू में उन्होंने प्रिपेयर किया है और उनका ऑप्शनल भी उर्दू है, और उसके बेसिस पे वो लोग पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू भी दिए हैं। तो लैंग्वेज जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट कंफर्टेबिलिटी। आप जितना कंफर्टेबल हो जिस लैंग्वेज में वो आप चूज करो, ना कि ये कि ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है लैंग्वेज को लेकर। यूपीएससी में एक बहुत ही फेयर बॉडी है। जहाँ तक पर्सनैलिटी टेस्ट की बात है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपको अपने मदर टंग में, आप उर्दू में दे सकते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज आप चाहो उसमें दे सकते हो। भले ही आपका अगर जो मेन एग्जाम है वो आपने इंग्लिश में दिया हो, तब भी आप इंटरव्यू हिंदी या उर्दू में भी दे सकते हो। बीटेक के दौरान प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। वो लोग उनके पास एक एडिशनल टाइम है, क्योंकि मैंने अपना प्रिपरेशन तो फाइनल ईयर के बाद स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएट हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दीजिए। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ोगे? या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या फिर द हिंदू। और इसमें भी, न्यूज़पेपर में भी आपको मोस्टली जो एडिटोरियल पार्ट होता है, जो मिडल सेक्शन में जो कमेंट और बड़े आर्टिकल्स जो आते हैं, उस पर आपको फोकस करना है, उसको समझने की कोशिश करना है। सेकेंडली, आपको दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इंटरव्यू के लिए, आई एम सॉरी, एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट करना है। एनसीईआरटीज बेसिक बुक्स है, आप वेबसाइट पे जाओगे ncrt.nic.in, यहाँ पे आपको सारी एनसीईआरटीज मिल जाएगी, और सारी एनसीईआरटीज आप डाउनलोड करो और एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट करो। एनसीईआर बेसिक एनसीईआरटीज जब आप पढ़ोगे तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, जिसके बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर भी आप इजीली समझ पाओगे। और सेकेंडली, आप ये भी जो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे, जैसे लक्ष्मीकांत है या फिर साइंस एंड टेक की या फिर एनवायरमेंट की जो भी टेक्स्ट बुक है, वो समझने में भी आपको आसानी होगी। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर डेली, आदत बना लो। सेकेंडली, गो थ्रू दी एनसीईआरटीज, 6th से लेकर 12th स्टैंडर्ड की सारी एनसीईआरटीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, जितनी भी एनसीईआरटी यूपीएससी के सिलेबस में है वो सारी आपको पढ़नी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए और जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है। यूपीएससी का सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो और अपने सामने लगा दो उसको, और डेली यूपीएससी का सिलेबस दिन में से 4 से 5 बार आपको दे, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। जब तक सिलेबस आपके दिमाग में इम्प्रिंट नहीं होगा, तो आपको ये डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जब तक आप सिलेबस को मैं कहूँगा कि रट नहीं लेते, तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी कि मैं न्यूज़पेपर में ये पढूं या ना पढूं, या फिर टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं नहीं है। तो इसलिए आपको सिलेबस आपके नज़रों के सामने होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उसी के साथ साथ आपको बार बार देखने होंगे, सो दैट यू कैन डिसाइड कि मैं क्या स्किप कर सकता हूँ और क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। urduchannel.in नूरी एकेडमी का एक चैनल है, जहाँ पे जाकर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है यूपीएससी से रिलेटेड वो मिलेगी। खास करके उर्दू स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल चैनल है, तो आप वहाँ पे जाके भी इसको रेफर कर सकते हो। एसए के लिए लोग पूछ रहे हैं कि एसए की स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, एसए के लिए आपको स्पेसिफिकली कोई अलग चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ोगे वही कंटेंट आपके लिए बहुत सफिशेंट होगा एसे लिखने के लिए। लेकिन जहाँ तक ऐसे लिखने की बात है, इट्स एन आर्ट। एक कंटेंट होना इज वन थिंग एंड एक्सप्रेसिंग इट इज अनदर थिंग। तो कंटेंट बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोग मैंने देखे हैं जो लोग क्वालिफाई नहीं है, मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, लेकिन एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे के लिए आपको कोई अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। आप जो जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं वही सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आपको ऐसे लिखने का तरीका सीखना होगा। तो ऐसे लिखने का डिटेल स्ट्रैटेजी मैं कल डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि आज अगर वो हम लेंगे तो काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा।
तो ऐसे का जो स्ट्रैटेजी है, आपको इंट्रोडक्शन कैसे करना है, आपको क्या कहते हैं बॉडी कैसे, कंक्लूजन कैसे, ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसे में बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। एग्जाम्पल्स पे आपको फोकस करना है, केस स्टडीज पे आपको फोकस करना है, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, जो लोग अभी बस फ्रेशर्स है, वो लोग ऐसे का ऐसे पे ज़्यादा फोकस ना करें, वो लोग अपना जनरल स्टडीज़ का बेसिक कंटेंट डेवलप करने में फोकस करें। जब आपका बेसिक कंटेंट ऑलरेडी हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तब आप उसके बाद जो है आप ऑलरेडी आप खुद एक फील करोगे कि हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा नॉलेज है। उसके बाद बस आपको ऑर्गेनाइज करना होगा चीज़ों को। गोपाल जी पूछ रहे हैं कि करंट कैसे और कब तक इसके भी नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ इंटरव्यू के लिए, और मेंस के लिए द हिंदू, और प्रीलिम्स के लिए दोनों पढ़ता था मैं, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सा जो होता है वो डाइसी होता है, उसको आपको ज़्यादा बेसिस से कवर करना पड़ता है। लेकिन मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी जहाँ तक कंसर्न है, मैंने प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाए। मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसको दिमाग में अपने एक स्टोर कर देता था, एक कॉन्शियसली उसको एक इमेजिन कर लेता था कि ये सारी चीज़ें हैं। और करंट अफेयर्स, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स मिल जाते हैं, जो लोग आपका काम इजी कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी उस पर मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेटेड फैकल्टी है उनके पास सिर्फ नोट्स बनाने के लिए, तो वो लोग नोट्स बना रहे हैं, तो आप लोग उसके पीछे मेहनत मत करो, आप बस न्यूज़पेपर पढ़ो। और वो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स है, बहुत सारी मैगजीन्स है, कोई भी आप रेफर कर सकते हो, 2-3 रेफर कर लो, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। वो आप रेफर कर लो, और उसके बाद जो है आप जो अपने खुद के जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का एक प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप जो है उसमें टाइम वेस्ट मत करो प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने में। हाँ, जहाँ तक मेंस की बात है, मेंस में करंट अफेयर्स में आपको खुद से नोट्स बनाने होंगे, और खुद से जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो करंट अफेयर्स के लिए दो चीज़ें, पहले प्रीलिम्स के लिए डोंट मेक नोट्स, you can rely on the current affairs magazines that is published by various coaching institutes, and secondly mains के लिए you have to make your own notes, don't rely on the coaching institutes। तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग नोट्स बना लेते हैं लेकिन बहुत बल्की हो जाते हैं नोट्स। नोट्स इतने बल्की हो जाते हैं कि वो नोट्स बनाते हैं लेकिन उसको फिर से पढ़ भी नहीं पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू दैट जो भी आप फर्स्ट इंस्टेंस में नोट्स बनाओगे तो उतने ही बनाओ जितने आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जाम में, जितना उसका यूज है। अननेसेसरी चीज़ों को जॉट डाउन करोगे उतना बर्डन बढ़ेगा, देखोगे कि इतना सारा नोट्स जम गया है, साइकोलॉजिकल बर्डन भी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो नोट्स है वो कीप इट शॉर्ट, नोट्स को शॉर्ट ही रखे। दूसरी चीज़, ये नोट्स का भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक कवर किया, साबरीमाला इशू ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, साबरीमाला इशू चल रहा था, आपने उसका लिख लिया प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज में लिख लिया कि दिस दिस इज द रीजन व्हाई वुमेन शुड बी अलाउड टू एंटर इनटू द टेंपल, दीज आर द रीजंस व्हाई वुमेन शुड नॉट बी अलाउड, ये आपने लिख लिया रीजन सारे। 5 पॉइंट यहाँ पे लिख लिए, 5 पॉइंट यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद जो है वो उसके बाद आप उसको भी शॉर्ट कर लीजिए। तो जो आपने पॉइंट्स लिखे उसको आप एक एक वर्ड में लिख लो, उसको रिवाइज करो, एक एक वर्ड में लिख लो, सो दैट एग्जाम के 2 दिन पहले आपने जितने नोट्स बनाए वो सारे नोट्स आप रिवाइज कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट्स आप इस तरह से बनाओगे कि पहले आपने नोट्स बना लिया, उसको रिवाइज करते वक्त आप उसका भी शॉर्ट बना लो, सो दैट पिछले लास्ट के एग्जाम से जस्ट 1 या 2 दिन पहले आप सारे नोट्स रिवाइज कर सको। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी हाउ यू हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। अच्छा, एक अनाउंसमेंट ये है कि जो मालेगांव में कल लेक्चर होगा उसका 2 दिन बाद चैनल पर भी वो पब्लिश हो जाएगा। तो दो स्टूडेंट्स जो नहीं आ सकते वो भी आप आ सकते, वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिया मिलिया का क्वेश्चन, जामिया मिलिया रेसिडेंशियल का कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए, जहाँ तक रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट है, इट इज़ सिमिलर टू दी यूपीएससी प्रीलिम्स, उसी लाइंस पे आता है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस है लेकिन द लेवल एंड द टफनेस इज ऑलमोस्ट द सेम, एंड द कंपटीशन इज आल्सो हाई, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट। ये मत सोचो कि आप जाकर बैठोगे और आप क्लियर हो जाओगे। अराउंड 300 सीट्स है, और 8,000 टू 10,000 स्टूडेंट्स हर साल उसमें अपीयर होते हैं। तो वो क्लियर करना भी एक थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग है, लेकिन आप बेसिकली 2 महीने या 3 महीने के प्रिपरेशन में आप उसको क्लियर कर सकते हो। और मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगा कि आप वो क्लियर करो,
नॉट जस्ट जामिया, हज कमेटी है, हमदर्द स्टडी सर्कल, जामिया हमदर्द, AMU, RCA, मानू हैदराबाद, ये सारे एग्जाम्स आप दो और जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पर जाओ, उस एटमोसफियर में आप रहो एंड देन यू कैन फील द डिफरेंस कि घर पर रहकर क्या होता है और एक ग्रुप में और एक जो एटमोसफियर है जो स्पेसिफिकली UPSC के लिए प्रिपेयर किया गया है उसमें क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी हम कैसे समझ सकते कोई हिंदी न्यूज़पेपर क्योंकि हम हिंदी मीडियम से है। देखिए हिंदी न्यूज़पेपर जो भी दूसरे मीडियम्स के भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है वो लोग भी न्यूज़पेपर इंग्लिश ही पढ़ते हैं। भले ही वो लोग उनका मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश होता है, वो आंसर्स अपने इंग्लिश में लिखते हैं, सॉरी हिंदी में या उर्दू में लिखते हैं आंसर्स, लेकिन वो लोग न्यूज़पेपर इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। बस उसको ट्रांसलेट करना होता है आपको वर्ड्स को, क्योंकि जो आर्टिकल्स जो हिंदू में या द इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं वो लेवल के आर्टिकल्स आपको रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यही न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, बस आपको ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाने होंगे। तो हिंदी मीडियम वाले भी आप प्लीज़ आप इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू रेफर कीजिए, बस अपने लैंग्वेज में उसके नोट्स बना लीजिए। थोड़ा ट्रांसलेशन में आपको टाइम लगेगा बट इट इज़ वर्थ इट, इट विल हेल्प यू अलॉट। Sir, how can one differentiate between current affairs that this is for prelims and this is for mains? Okay, good question. देखिए ऐसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन आप नहीं कर सकते हो कि ये प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए, लेकिन जो आपका अप्रोच है वो डिफरेंट हो जाता है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब आपको फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, ये सारी चीज़ें ये आपको प्रीलिम्स में पूछेगा, ये आपको मेंस में नहीं पूछेगा। और जो एनालिसिस की चीज़ें हैं, एनालिटिकल स्किल्स जो आपके दिख के आ रहे हैं वो आपको मेंस में काम आएंगे। तो आप ऐसे उसको पूरी तरह से डिवाइड मत करो कि ये प्रीलिम्स के लिए ये मेंस के लिए। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का अप्रोच रखो, एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स के लिए आप स्ट्रैटेजी रखो, उसके प्रिपेयर करो और जो भी जहाँ पे यूज़ होगा वो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली जो मैगजीन्स मिलते हैं मार्केट में उसको पढ़ो तो ऑटोमेटिकली दैट इज फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मेंस में यू हैव टू गो इशू वाइज या टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक इशू, फॉर एग्जांपल साबरीमाला इशू, फॉर एग्जांपल RTI इशू, फॉर एग्जांपल लोकपाल इशू, बहुत सारे इशूज हैं। तो इशू वाइज प्रिपरेशन आपको मेंस पे करना है करंट अफेयर्स का। और प्रीलिम्स के लिए यू हैव टू बी मोर रिलायंट ऑन फैक्ट्स एंड यू हैव टू गो फॉर दी गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इज जामिया के लिए कौन सी बुक परचेस करें। देखिए जो प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट है वही जामिया के लिए आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए कोई अलग से आपको प्रिपरेशन नहीं करना है। जो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ोगे वही, तो बेसिकली NCERTs, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए NCERTs, साइंस एंड टेक के लिए अयाज सर के नोट्स, या फिर आप NCERTs भी रेफर कर सकते हो। इकोनॉमी के लिए जुल्फिकार सर के नोट्स, या फिर रमेश सिंह भी लोग पढ़ते हैं लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। और करंट अफेयर्स आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन से पढ़ सकते हो, या फिर आप GK टुडे का जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो करंट अफेयर्स को। ओके, UPSC के लिए फ्री कोचिंग बताइए। ये सारे इंस्टीट्यूट्स जिनका मैंने नाम लिया है ये सारे फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ही है। यहाँ पे आपको नॉमिनल फीस देनी होगी जो आपकी मेस की फीस है, बाकी सारे लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, बुक्स, आपका रेसिडेंशियल हॉस्टल फैसिलिटीज सारे आपको फ्री में मिलेगी। फ्री कोचिंग और इसके अलावा आपको वहाँ पे जो भी बुक्स जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपको चाहिए वो भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो जहाँ तक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है आई डोंट थिंक इट इज़ अ बिग कंस्ट्रेंट। आपका मेंटल प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट और आपका जो है पेशेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उर्दू ऑप्शनल का मटेरियल्स अगर प्रोवाइड हो जाए, मेरा ऑप्शनल उर्दू नहीं है बट आई थिंक इफ़ यू कॉन्टैक्ट नूरी एकेडमी दे कैन कनेक्ट यू विद पीपल जिनका उर्दू ऑप्शनल रहा है और उनके थ्रू आप उर्दू नोट्स ले सकते हो। द हिंदू हम कैसे समझ सकते कोई हिंदी, हाँ दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोर बेटर CSE और ESE? See it depends upon योर गोल, आपको क्या बनना है। दोनों का डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क है। इंजीनियरिंग इज टेक्निकली, आपको वहाँ पे टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। आपका नेचर ऑफ वर्क जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही होगा लेकिन वो टेक्निकल बैकग्राउंड में होगा। आप PSUs में काम करोगे,
आप गवर्नमेंट के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में, इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, ये सारे डिपार्टमेंट्स पे करोगे। और सीएससी जो सिविल सर्विसेज है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है, 27 टाइप की सर्विसेज है। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस पुलिस सर्विसेज, आईएफएस फॉरेन सर्विसेज, तो इनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो कि विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ बेटर। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, एंड जहाँ पे आपका पोटेंशियल है और आपको फील होता है कि जहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 12th के बाद जामिया का एंट्रेंस दे सकते हैं? जी नहीं, आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, बीपीएससी और यूपीएससी के लेवल में क्या अंतर है, कितना फ़र्क है? आई डोंट नो अबाउट बीपीएससी, मैंने कभी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया नहीं है। लेकिन जहाँ तक एमपीएससी है, एमपीएससी और यूपीएससी में बहुत डिफरेंस है। आपको एक्सक्लूसिवली या तो एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करना होगा या यूपीएससी के लिए, दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एमपीएससी का जो नेचर है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव इन नेचर, उसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करना है, इवन इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। लेकिन यूपीएससी में आपको प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव है, मेंस में सब्जेक्टिव है। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी टेस्ट होते हैं। तो दैट इज़ वाई यूपीएससी और एमपीएससी इज क्वाइट डिफरेंट। Sir, how much language skill matters in mains? Yes, language skills do matter, but not to a very high extent. Firstly, language matter करता है essay में, लेकिन essay में आपको फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, आपको बेसिक सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होगा, दैट इज़ एक्सेप्टेबल इवन बाय यूपीएससी। उनको भी पता है कि नॉट एवरीबडी इज़ एट द सेम फुटिंग। रूरल बैकग्राउंड से भी लोग लिख रहे हैं एग्जाम, अर्बन बैकग्राउंड से भी लिख रहे हैं, पीपल आर एजुकेटेड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एज वेल एज वर्नाकुलर मीडियम्स। तो यूपीएससी इतना कंसिडरेशन अपने लेती है कि वो जो है इंग्लिश का जो है वो सिलेक्शन में आपका डिसाइडिंग फैक्टर ना हो, बट एट द सेम टाइम आपको एक बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ इंग्लिश भी रखनी होगी, जो एक अंडरस्टैंड कर सके, एग्जामिनर उसको समझ सके और उसको उसके बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट कर सके। तो लैंग्वेज का मुझे लगता है बस यही तक रोल है, इससे ज़्यादा लैंग्वेज का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। सर, कोचिंग के बगैर संभव है? बिल्कुल संभव है। मैंने आपको इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बताए, वहाँ पे कोचिंग से ज़्यादा एक ग्रुप स्टडी होती है। आप लोग आपस में स्टडी करते हो, स्टूडेंट्स अपने आप में ग्रुप्स बनाते हैं और आप स्टडी करते हो। तो कोचिंग इज़ नॉट अ पैनासिया, कोचिंग इज़ जस्ट अ सप्लीमेंट। आप विदाउट कोचिंग बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। सर, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जामिया मिलिया रेसिडेंशियल कोचिंग में एंट्री हो सकती है? आई डोंट नो एग्जैक्टली, उनका पॉलिसी चेंज होता है, बट आई थिंक येस दे अलाउ आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे या ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दैट दे आर गेटिंग इन प्रीलिम्स उनको अलाउ करते हैं, बट यू हैव टू चेक इट विद द अथॉरिटीज। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग? जहाँ तक क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग की बात है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको उसको मल्टी डायमेंशनली सोचना होगा। जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया साबरीमाला इशू का, तो साबरीमाला इशू का आपको सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकली उसका क्या इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकली इन द सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, उसका इम्पैक्ट ऑन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। तो बहुत सारे, तो मल्टी डायमेंशनली आपको सोचना होगा किसी भी इशू को लेकर। तो जब तक आप मल्टी डायमेंशनली नहीं सोचोगे तब तक क्रिटिकल एनालिसिस आना इम्पोर्टेंट पॉसिबल नहीं होगा। क्रिटिकल एनालिसिस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि आपको दोनों चीज़ें सोचनी है, फ्रॉम द पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट, एंड सेकेंडली आपको एक बैलेंस्ड जजमेंट देना है। आपको कंक्लूजन में लिखना है कि व्हाट शुड बी दी वे फॉरवर्ड, आपको इसमें इस इशू को सॉल्व कैसे करना है या आपको आगे कैसे ले जाना है। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट, यू आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप बस इशू एक्सप्लेन नहीं करोगे, बट आप उसका सोल्यूशन भी दोगे, तो सोल्यूशन भी आपको देना होगा। तो जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बेसिक बुक्स पढ़ोगे, जब आपका जो माइंड ब्रॉडन होना होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कहाँ इम्पोर्टेंट, कोई कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसको कैसे टैकल करे, किसका सोल्यूशन में वे फॉरवर्ड क्या लिखे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ओके, मेरा ऑप्शनल फिलोसॉफी है। समवन इज आस्किंग, सर हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एथिक्स केस स्टडी? ओके, सी केस स्टडीज, जहाँ तक केस स्टडीज की बात है, केस स्टडीज के टाइप्स होते हैं, 3-4 टाइप्स आर देयर। आप अगर एनालाइज करोगे प्रीवियस 4 to 5 years पेपर्स, तो 4-5 टाइप्स ऑफ केस स्टडीज आर देयर।
और उस टाइप के केस स्टडीज को आपको एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न में आपको अप्रोच करना है। तो एक केस स्टडी होता है पर्सनल बेसिस पे, जो आपका एथिकल डिलेमा है, जो आपकी फैमिली लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, इस टाइप की केस स्टडी। सेकेंडली आपकी केस स्टडी होगी कोई सोशल इशू को लेके, फॉर एग्जांपल किसी ने आरटीआई फाइल किया है, उसका बॉस उसको मना कर रहा है, या उस टाइप से कुछ, इस टाइप की केस स्टडीज है। तो केस स्टडीज में एक एक अप्रोच मैंने यूज किया है कि सबसे पहले तो आप स्टेक होल्डर्स डिफाइन करो कि हु ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस केस स्टडी। यू योरसेल्फ माइट बी इन्वॉल्व, योर बॉस में बी इन्वॉल्व, योर फैमिली में बी इन्वॉल्व, योर कलीग्स में बी इन्वॉल्व, द नेशन में बी इन्वॉल्व, द लोकल सोसाइटी में बी इन्वॉल्व। फिर उनके इंटरेस्ट क्या है सबके, इस इशू में, इस पर्टिकुलर इशू में व्हाट इज द इंटरेस्ट एट स्टेक। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी फैमिली का इंटरेस्ट क्या है, बॉस का इंटरेस्ट क्या है, कलीग्स का इंटरेस्ट क्या है। फिर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज। वैल्यूज आपको यूज करने होंगे जो बेसिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज है, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, जस्टिस, और बहुत सारे एथिक्स के अप्रोचेस होते हैं। यूटिलिटेरियन अप्रोच होता है, डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच, ये सारे अप्रोचेस, और कौन सा अप्रोच किस सिचुएशन में फिट करता है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको वो अप्रोच यूज करके उस केस स्टडी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एडवाइस यू कि आप बेसिक एथिक्स के बुक्स पढ़ो। आई हैव रेफर टू अरिहंत एथिक्स की बुक आती है, अरिहंत की एक, वो रेफर करता हूँ। पीपल रेफर लेक्सिकॉन ऑल्सो, बट आई हैव नॉट रेफर्ड, आई हैव रेफर टू अरिहंत। यू कैन रेफर दैट। बेसिक्स आप क्लियर करो, उसके बाद उसमें केस स्टडीज के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, अनसॉल्व भी दिए, आप उसका प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट इज सर, प्रीलिम्स के लिए आपने कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई थी? देखिए, टेस्ट सीरीज तो एज सच मैंने कोई ज्वाइन नहीं की, मार्केट से मैंने डायरेक्टली ली थी, मार्केट में मिल जाती है आपको। मैंने किया था फुल लेंथ, जो सेक्शनल टेस्ट है, आई डिड नॉट सॉल्व सेक्शनल टेस्ट। फुल लेंथ या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मैंने फोरम की थी, और विजन की थी। तो ये दो, कोई भी दो आप रेफर कर सकते हो। और जो जिनका फर्स्ट टाइम है वो लोग सेक्शनल टेस्ट भी करो, जिनके पास टाइम है वो लोग सेक्शनल टेस्ट भी करो। बट जहाँ तक प्रेफरेंस की बात है, आई वुड से दैट यू गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट फर्स्ट। सेक्शनल टेस्ट को आपको एज रिविजन के तौर पे इसको यूज करना है, और फुल लेंथ टेस्ट आपको आपका इवेल्युएशन के लिए यूज करना है कि आपका प्रिपरेशन कितने लेवल का हुआ है। और जो सेक्शनल टेस्ट है वो रिविजन के लिए, कि मेरा ज्योग्राफी का रिविजन कितना हुआ है, पॉलिटी का रिविजन कितना हुआ है, उस सेंस में। ओके। मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ, सी सेट के लिए प्लीज़ कुछ बताएं। ओके फाइन, देखिए सी सेट जो है इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर नाउ, यू जस्ट हैव टू स्कोर 33%, दैट इज 66.66 आउट ऑफ 200। तो सबसे पहले आप आपका खुद का लेवल टेस्ट करो कि आपका लेवल क्या है। तो ये आप कैसे टेस्ट करोगे, आप प्रीवियस 3 ईयर्स पेपर्स डाउनलोड करो यूपीएससी का, उसको आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करो। 2 घंटे में आप सी सेट का पेपर सॉल्व करो, तीनों पेपर सॉल्व करो, और यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करो। उसमें आप चेक करो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 80, इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 80, 85, 90, इससे ज़्यादा आपका स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो हो वो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे इस सी सेट को। तो आपको एडिशनली कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको जो है एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले उसको बस एक बार ब्रश अप करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन जिन लोग का स्कोर इस 70 to 75 या लेस देन 70 आ रहा है, उनको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होगा सी सेट के लिए। तो आर एस अग्रवाल की बुक आती है, वो लोग जनरली रेफर करते हैं। I have not referred personally, so I don't know, but you can go and refer that. I think most of them जो CSET का प्रिपरेशन करते हैं वही रेफर करते हैं। तो दैट इज वन सोर्स। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा? यू कैन गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑन यूपीएससी वेबसाइट। यूपीएससी में जाओ, एग्जामिनेशन सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको मिल जाएगा। सर व्हाट इज डैफ फॉर्म? डैफ फॉर्म इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डैफ फॉर्म जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो लोग अपना डैफ फॉर्म फिलअप करते हैं, और वो लोग अपना डैफ फिलअप करके यूपीएससी में जब आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तब आपके डैफ में आपके सारी डिटेल्स होती है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग इज देयर इन दैट। उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू चलता है। ठीक है, विल टेक 2 more questions and then we'll wind up. And once again a reminder, tomorrow Malegaon Nasik district में at 4 o'clock function is there, a program is there, a seminar, जहाँ पे हम डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे। Is it beneficial to solve previous year question papers? Is there any repetition of questions? See, even if there is no repetition of questions, you get to know the pattern. आपको ये समझ में आता है कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है और कौन से एरियाज आपको पढ़ने हैं और कौन से एरियाज आपको नेग्लेक्ट करना है। दूसरी चीज़, आपको यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट का पता चलता है
कि वो किस तरह से ऑप्शन सेट कर रहा है, उसका नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको आंसर किस तरह से लिखना है, आपको ऑप्शनल में एलिमिनेशन कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे आपको देखने को मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, ऑल दो चांसेस कम होता है, लेकिन जो ऑप्शंस है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ही आंसर होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बाकी 3 ऑप्शन है उससे क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट ईयर। तो दैट इज़ द इशू, दैट इज़ द थिंग। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली विल टेक लास्ट क्वेश्चन। आपने सी सेट के लिए कौन सी बुक, सो आई जस्ट सेड नो सी सेट के लिए आई डिड नॉट रेफर एनीथिंग बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए 2-3 साल के, मेरा स्कोर 120 130 160 के बीच में आ रहा था, तो आई थॉट कि कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जीएस पढ़ना है, प्रीलिम्स पढ़ना है, मेंस पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, टाइम कम है। तो आप सी सेट में अपना टाइम वेस्ट मत करो उन लोगों के लिए जिनका स्कोर अच्छा है सी सेट में। बाकी लोगों को आर एस अग्रवाल रेफ़र कर सकते हो। और इसके अलावा नूरी एकेडमी भी है जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करती है, आप वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देकर आप ट्राई कर सकते हो। और एकेडमिक्स जहाँ तक है, एकेडमिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये कोई यूपीएससी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि टॉपर्स को एक फेवर करेगी या साइंस बैकग्राउंड को फेवर करेगी, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि जो लोग 12th में फेल हुए, जो लोग 10th में फेल हुए, वो लोग भी आज क्वालिफाई किए हैं सिविल सर्विसेज। सो दिस वाज द बेसिक सेमिनार ऑन यूपीएससी गाइडेंस एंड स्टडी प्लान। इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स तो कल तो हम कवर करेंगे ही, and you can message me or you can ask anything on my mail which I will share with Noori Academy. आप comment section में उसको ले लीजिए please. Okay, thanks a lot, all the best, thank you.